भाई साहब आप ये बताइए, सामाजिक न्याय समानता की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जातिवाद की नाश की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये दोनों एक साथ संभव है? और इस रेगुलेशन की जो कमियां हैं, इस कमियों को जानबूझकर रखा गया है ताकि विरोध हो। थोड़ा सा हम हमारी मेन मुद्दे की बात करते हैं, जैसे कि बार बार बोला जाता है कि जातिवाद है ना, जातिवाद की नाश हो, जातिवाद उत्पीड़न किया जा रहा है आप लोगों के साथ, आप लोग भी बोलते हैं बार बार किया जा रहा है। तो थोड़ा सा वो जो आप बताएंगे कि आपके साथ क्या भेदभाव किया जाए, वो भेदभाव बताइएगा, घुमाइएगा नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, सब पोस्टर पे जो अनेकों प्रकार के चीज़ें लिखे हुए हैं। कहीं पे जातिवाद की समानता लिखा हुआ है, तो कहीं पे जातिवाद की नाश लिखा हुआ है, कहीं पे अनेकों चीज़ लिखी हुई है कि हमें समानता दिया जाए, हमें यूजीसी एक्ट को लागू किया जाए। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा उस साइड घुमाइए और दिखाइए। ये देखिए इस टाइप से सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, अंदर में अनेकों प्रकार के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं जो अभी आप लोगों को ये जो प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, ये ड्यू का प्रदर्शन है और ये तीसरा है। आज ये तीसरा प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि एक स्वर्ण समाज के थ्रू किया गया था जब स्टे लगा था यूजीसी पे, और अभी 2 किया गया है। और इनका लगातार मांग है कि जो स्टे लगा है उसे हटा करके दोबारा से जो है ना यूजीसी को और अच्छे तरह से कड़े तरीके से लागू किया जाए, तब जा करके कुछ होगा। ये लगातार जो है ना SC ST OBC स्टूडेंट का मांग है, क्योंकि जो है ना कहा जा रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे। भाई साहब आप ये बताइए, सामाजिक न्याय समानता की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जातिवाद की नाश की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये दोनों एक साथ संभव है? देखिए, हम सीधी बात, पहली बात हम बात कह रहे हैं, हमारी मांग है कि मेरी जाति तेरी जाति सबकी जाति मुर्दाबाद। तेरी नहीं, आपकी बोलते हैं, माफी। मेरी जाति आपकी जाति सबकी जाति मुर्दाबाद। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हम सीधी बात कह रहे हैं कि जाति का शोषण उत्पीड़न क्यों हो, या कि अगर कोई छात्र को ये महसूस हो रहा है कि कैंपस में जाति का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, और यूजीसी खुद बता रही है कि कैंपस में जाति का शोषण उत्पीड़न हो रहा है और बीते 5 सालों में ये बढ़ा भी है, तब फिर एक ऐसे रेगुलेशन की जरूरत थी। मेरी बात पूरा करने दीजिए। एक ऐसे रेगुलेशन की जरूरत है जो हकीकत में शोषण उत्पीड़न को खत्म कर सके। लेकिन क्या ये हकीकत में ये खत्म कर पाएगा, इसको लेके भी अपने आप में शंका है, क्योंकि इसमें जो जांच होगी, ये जांच हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेंगे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड कमेटी करेगी। वो कमेटी किन आधारों पे करेगी, इसका कोई डिटेल नहीं दिया गया। इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन होंगे वो कंपलसरी होंगे, मैंडेटरी होंगे या ऑप्शनल होंगे, इसका कोई नहीं है। यानी ये जो है एक बहुत लूजली फ्रेम्ड रेगुलेशन है, और इस रेगुलेशन की जो कमियां हैं, इस कमियों को जानबूझकर रखा गया है ताकि विरोध हो। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सरकार के पास में 2013 का पॉस एक्ट था, एक हिस्सा कह रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार के पास में उदाहरण तो था ना, जब वो बना रही थी रेगुलेशन कमेटी, तो यानी सरकार अगर चाहती तो पॉस एक्ट की तरह इसमें एक कैटेगराइज अंतर रख पाती, फॉल्स एक्ट और अनसब्सटेंशिएटेड केसेस के बीच का। सरकार ने नहीं रखा। नहीं, सरकार तो जानबूझ के कर रही है। ये तो सवाल सरकार पे होना चाहिए। आप एक तरफ इतना लूजली ड्राफ्ट करेंगे और यहाँ पे आके सड़क पे हकीकत में जो जनता का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। हम हमारी मेन मुद्दे की बात करते हैं, जैसे कि बार बार बोला जाता है कि जातिवाद है ना, जातिवाद की नाश हो, जातिवाद उत्पीड़न किया जा रहा है आप लोगों के साथ, आप लोग भी बोलते हैं बार बार किया जा रहा है। तो थोड़ा सा वो जो आप बताएंगे कि आपके साथ क्या भेदभाव किया जाए, वो भेदभाव बताइएगा, घुमाइएगा नहीं। देखिए, सीधी बात है, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, हमें इनको के संदर्भ में जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, या कि देश को जो तमाम शिक्षण संस्थान है, उस शिक्षण संस्थानों में पहुंच की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। देश का जो बहुसंख्यक दलित हाशियाई समुदाय से आता हुआ छात्र है, उसके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। ये सीधा सरकार, अगर मैं तो पूरा करने दीजिए जनाब, सरकार ये खुद कहती है कि हाशियाई समुदायों का 80% हिस्सा जो है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनका 80% हिस्सा उच्च शिक्षा की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाता, और जो पहुंचता भी है उसका जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो इन रेगुलर कॉलेजों के परिसर में आ नहीं पाता। वो जाता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, जहाँ हकीकत में आप देखेंगे एक बड़ा हिस्सा जो है ओपन लर्निंग, इग्नू जैसे संस्थानों में बीते 9 सालों में एससी छात्रों की संख्या में 600% की बढ़ोतरी हुई है, एसटी छात्रों के साथ में 300% की बढ़ोतरी हुई है, ओवरऑल 250% की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी छात्र पढ़ना चाहते हैं, जिनका बड़ा हिस्सा हकीकत में जो हाशिया समुदाय है उसी से आ रहा है। आप उनके साथ में भेदभाव होता है। मेरी बात पूरा करने दीजिए, कंप्लीट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो दूसरी चीज है, मामला जटिल है तो जटिल बातों को समझाने के में समय दीजिएगा, या तो फिर हम जवाब। दूसरी चीज ये है कि आप देखते हैं कि उनको होता क्या है कि वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। जहाँ 180 दिन की पढ़ाई 15 दिन में होती है, किताबें देर मिलते हैं, वहाँ तो हो ही रहा है। जो लोग बड़ी मुश्किल से इन
तथाकथित बड़े महत्वपूर्ण रेगुलर संस्थानों में पहुंच भी जाते हैं। कोई कहते फिर जो एक सत्ताधारी हिस्सों का एक बड़ा हिस्सा कहता है, एक जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों का बड़ा हिस्सा कहता है यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे तो जातिवाद खत्म हो चुका है भारतीय समाज में। अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो यूजीसी कैसे खुद कहती है कि जातिगत शोषण उत्पीड़न के दरों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। या तो सरकार झूठ बोल रही है, उनकी पार्टी झूठ बोल रही है, उनकी पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है, या खुद झूठ बोल रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें दूसरे संदर्भों से समझिए। यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए। आपकी आंखों के सामने अगर अभी तत्काल सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ तो आप ये कह रहे हैं कि जब किसी क्लोज रूम में सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता। रैगिंग अगर यहाँ पे क्रिमिनलाइज्ड है कि रैगिंग जो है छात्र दूसरे छात्र के बीच का अंतर है, तो क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्रिमिनलाइज नहीं करने की जरूरत है? क्या उसके खिलाफ सख्त कानून की जरूरत नहीं है? इस समाज जो है, समाज जातियों में बटा हुआ है और समाज का एक हिस्सा एक दूसरे हिस्से के ऊपर जाति का शोषण उत्पीड़न इतिहास में किया है। एक खास करके एक हिस्से को सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर लगातार उत्पीड़न और भेदभाव होता रहा है। भेदभाव इसी तौर पे आप देख लीजिए कि एक बड़े हिस्से को तो स्कूल तक पहुंचा नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो आते हैं हाशिया समुदाय का है, बड़ा हिस्सा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उनके वहां तक शिक्षा पहुंची नहीं थी। शिक्षा पहुंची होती तो ज्योतिबा सावित्री किस बात के लिए लड़ते? पूरा करने दीजिए ना ज्योतिबा सावित्री। मुझे समझ में आ गया, लेकिन देखिए यानी आप पूरा तो करने दीजिए साथी। आप हमें सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो आपको कर ही नहीं पा रहे ना। आप बोल रहे कि मुझे बोलने दीजिए। तो बात तो पूरा करें। आपने का जातिवाद किस तरीके से चीजें क्या है, जातिगत शोषण उत्पीड़न को आप बात करें तो इसको तो बताएंगे ना कि समाज में अगर जातिवादी अंतर है तो क्या यूनिवर्सिटी हमारे समाज से बाहर है? नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि समाज में जातिवाद कभी नहीं होता, जातिगत शोषण उत्पीड़न नहीं होता? एनसीआरबी का डेटा कहता है होता है। तो यानी सरकार जो खुद कह रही है, उनके जो सत्ताधारी समर्थक हैं वो जो बात कह रहे हैं उसको साफ तौर पे समझने की जरूरत है। तो आपने इसमें लिखा हुआ, देखिए बोर्ड वहाँ सामने भी लगा हुआ, जातिवाद का नाश हो, तो उसका मेन मतलब क्या, मकसद क्या है वो लिखने का? क्या आप समझाना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए सीधी बात है, जातिवाद का नाश हो, हम ये कह रहे हैं कि मेरी जाति, आपकी जाति, सबकी जाति मुर्दाबाद। मैं अपने जाति को बचाने की बात कर। जातिवाद खत्म हो, कैसे खत्म होगा? जातिवाद तब खत्म होगा जब समाज में बराबरी आएंगी, सामाजिक और आर्थिक तौर पर दोनों में। और खास करके जो हाशिए में है, जो दलितों का एक बड़ा हिस्सा जो आज भी गरीब है, उसे आप शिक्षा में लाइए। जो आदिवासियों का बड़ा हिस्सा, जातिवाद खत्म कर दिया जाएगा तो आपका आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर जो गरीब है, जो वंचित है, तो और वंचित हो जाएगा। तो भाई ये तो गलत आप नारा लगा रहे हैं। सुनिए, जातिवाद जब खत्म होगा, जातिवाद तब खत्म होगा जब सभी को, याद रखिएगा, आरक्षण तब सामने आता है जब चंद लोगों को मिलता है और चंद लोगों को नहीं। ये सरकारों की विफलता है कि आरक्षण की बात होती है। कभी आपने देखा है 8वीं, आप सरकारी से पढ़ेंगे प्राइवेट से? अरे बताइए तो सही। अरे बताइए तो सही। देखिए हम दोनों से पढ़े। अरे 8वीं से 9वीं क्लास में जब आप जाते थे तब बताइए कि आपको आरक्षण चाहिए था या आपको कट ऑफ चाहिए था? कोई चाहिए नहीं था। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे 8वीं पास कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए 9वीं में सीट है। आरक्षण की मांग क्यों होती है? क्योंकि सरकार आरक्षण सरकार दे रही है, इसका मतलब पहले यह है कि सरकार विफल है किस चीज में, कि सबको बराबर हिस्सेदारी देने में। हम ये कह रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन की बात सिर्फ नहीं कह रहे, हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। क्या दलितों का, आपको क्या दलितों के सभी बच्चों को, ओबीसी के सभी छात्रों को, एससी के सभी छात्रों को, या कहीं सभी युवाओं को, सभी तो छात्र बन नहीं पाते, एससी के सभी युवा, एसटी के सभी युवा, ओबीसी के सभी युवा और जनरल के सभी युवाओं को अगर इस इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। दिलाइए सबको एक बराबर शिक्षा, सबको इंक्लूजन दीजिए। हम कह रहे हैं कि आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं, सबको बराबर शिक्षा दे दीजिए, लेकिन जब तक सबको मौका नहीं दे पाएंगे तब तक तो फिर आरक्षण की जरूरत है। जहाँ तक मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, ठीक है, आप बताइए, सबको एडमिशन लेने की आप बात कर रहे हैं, तो सारे जो है ना इंस्टीट्यूशन का अपना एक क्राइटेरिया होता है जो सेट करके रखता है, लिमिट कट ऑफ होता है, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पे रखा होगा, अलग अलग जगह पे होगा। जनरल जो है ना अपने अनुसार लेकर के आता है, अपने दम पे लेकर के आता है, सारे नंबर लेकर के। आपको आरक्षण भी मिलता है, आपको आरक्षण भी मिलता है। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपको आरक्षण भी मिलता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको सबको जो है ना एडमिशन कराना है, सब लोग वहाँ कट ऑफ पार करके आइए, आपको एडमिशन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? एक बात बताइए, सब लोग, या तो आपको एडमिशन प्रोसेस की जानकारी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें जानना है। बिल्कुल, या तो जानना चाहती है। सीधी बात बता रहा हूँ। हम सबसे पहली बात है, आरक्षण की बात क्यों हो रही है? आरक्षण की बात हो रही है क्योंकि एक अनार 100 बीमार है।
सबको बराबर, सबको तो सीट मिल नहीं रही। हाँ, एक अनार 100 बीमार वाली बात हम पूछेंगे आपसे, बताइए। एक अनार 100 बीमार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में जब शिक्षा की बात होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण लेते हैं, टिपिकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी के लेवल पे जहाँ से आरक्षण मिलने की पहली सीढ़ी है वो, वहाँ पे सिर्फ 70,000 सीट है। 70,000 सीट, 70 से 80,000 सीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी में, अंडर ग्रेजुएट में। और कितने छात्र दिल्ली से ही अपने आप 12वीं पास करते हैं? 3.5 लाख। यानी और उसके अलावा बाहर से भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बाहर से भी आएंगे। यानी सबसे पहली चीज़ है, सभी छात्र अगर 99% भी ले आए तब भी सभी 4.5 लाख बच्चों को दाखिला मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले 4.5 लाख हैं, पढ़ने की चाहत रखने वाले। सीट सिर्फ 70,000 है, यानी 70,000 छात्रों को मिलेगा और 3,30,000 छात्र तो बाहर बैठ रहे हैं। सरकार ये भी तो कह सकती है कि अरे पूरा तो कर लेना चाहिए, यही तो आर्गुमेंट का प्रोसेस, यही तो बात जवाब है कि सिर्फ जब 70,000 को मिल रहा है, अब आप कह रहे हैं कि आपको अगर आरक्षण खत्म करना है तो जो 4 लाख बच्चे मांग रहे हैं दिल्ली में, 4 लाख देश भर के तमाम हिस्सों में जो छात्र मांग रहे हैं, उन्हें शिक्षा में पहुंच दे दीजिए। वो फिर आरक्षण क्यों मांगेंगे? 8वीं से 9वीं में जाने के लिए कोई आरक्षण मांग नहीं रहा था, 9वीं से 10वीं जाने के लिए कोई आरक्षण मांग नहीं रहा था। हम तो कह रहे हैं केजी से लेके पीजी तक जो छात्र पढ़ना चाह रहा है, जो छात्र एलिजिबल है, ये समझिएगा एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4.5 लाख बच्चे फॉर्म भर के सीवीटी दिए थे यूजी में। इसका मतलब है कि 4.5 लाख बच्चे एलिजिबल थे, और अगर सीट होती तो 4.5 लाख को मिलती। सीट नहीं थी तभी सबको नहीं मिली, जब नहीं मिली तब तो बंटवारे की बात आएगी, तब तो सीट कम है। हम तो कह रहे हैं कि अपने जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, हम जो वहाँ उन समुदायों से जो हाशियाई और वंचित तबकों से आते हैं, हम उनको भी बताना चाहते हैं, आपको भी नहीं मिल रही शिक्षा, आपको भी नहीं मिल रहा रोजगार। लड़ाई तो इस बात की है कि सबको बराबर शिक्षा चाहिए, लड़ाई इस बात की है कि सबको साथ मिल के सबको कॉलेज मिले, इसकी लड़ाई हो, सबको नौकरी मिले, इसकी लड़ाई हो। सरकार इससे ध्यान भटकाना चाहती है, तभी सरकार जो है आपस में लड़ाने की बात कर रही है और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आपने अभी बहुत अच्छा बात किया कि उसको भी नहीं मिल रहे, ब्राह्मण समाज को भी नहीं मिल रही, जनरल कास्ट को भी नहीं मिल रही शिक्षा, और उसको भी नौकरी नहीं मिल रही। तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है, वो आवाज़ उठाने के लिए, नारे लगाने के लिए कि कास्ट सिस्टम खत्म कर दो, यूजीसी लागू कर दो? अगर उसको नहीं मिल रही तो बताइए क्यों नहीं? हाँ। एक बात बताते हैं, किसी भी दिन आप आइएगा, एसोल छात्रों के लंबे संघर्ष को हम साथ में लड़े हैं, इग्नू के छात्रों के लंबे संघर्ष को लड़े हैं। सड़कों पे रोजगार और शिक्षा की मांग करने वाले बस्तियों के, गांव के छात्रों की लड़ाई हम लड़ते हैं। कभी उन कार्यक्रमों में भी आइएगा, सिर्फ सेंसेशन वाले कार्यक्रम में मत आइए आप, बिल्कुल आप आइएगा, हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे सिर्फ एक समुदाय के छात्र नहीं, वहाँ सभी छात्र बिना जातियों में बंटे, बिना धर्मों में बंटे एक मांग करते हैं, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हम तो ये बात कह रहे हैं, आइए शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की लड़ाई। और दूसरी चीज़ है, जो इक्विटी रेगुलेशन आया है वो इसी तौर पे आया है कि यूनिवर्सिटी में जैसा आईसीसी होता है, यूनिवर्सिटी में रैगिंग के खिलाफ होती है, तो यूनिवर्सिटी में कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक इक्विटी रेगुलेशन लाया जाए। और ये सरकार खुद नहीं लाई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया है। तो यानी सीधी सीधी बात है, सरकार और देश की जो तथाकथित न्यायिक व्यवस्था है और देश की जो सरकार है, वो खुद यही कह रही है कि जाति का शोषण उत्पीड़न है। अगर सरकार खुद मान रही है तो आप मोदी जी से पूछिए कि सरकार नहीं हो रहा है, मोदी जी खुद बोल दे कि जाति का शोषण उत्पीड़न नहीं हो रहा है। तो या तो ये सरकार झूठ बोल रही है कि जाति का झूठ बोल रही है, आप यही कहना चाहते हैं? या तो सरकार झूठ बोल रही है, या सरकारी समर्थक जो लोग यहाँ पे आके जाति का शोषण उत्पीड़न को बढ़ावा दे रहे हैं वो